नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड में संकलित रचना है अक्षर ज्ञान, पाठ संख्या 10 के अंतर्गत। बच्चों, अक्षर ज्ञान की कवित्री हैं अनामिका। हम सर्वप्रथम कविता की ओर चलेंगे। उसके पहले हम कवित्री का परिचय जानते हैं। चूँकि प्रत्येक रचनाओं में साहित्यिक जितनी भी कृतियां हैं उसमें रचनाकार का व्यक्तित्व भी अंतर्निहित होता है। इसलिए हमें रचनाकार का परिचय प्राप्त करना आवश्यक होता है। हम अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार अनामिका का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। अनामिका जो कवित्री हैं, इनका जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर के बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए, पीएचडी और डीलिट हैं। ये अध्यापन का कार्य करती हैं अंग्रेजी विभाग में सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कार्यरत हैं। अनामिका एक समकालीन भारतीय कवित्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उपन्यासकार हैं जो हिंदी में लिखती हैं और अंग्रेजी में समालोचना करती है, आलोचना करती है। यानी कवित्री का दो भाषाओं में पकड़ है। वो अंग्रेजी की अध्यापिका हैं तो उनके आलोचना के जो साहित्य होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन कविता और कहानी, उपन्यास आदि इनका हिंदी में होता है। इनकी कृतियाँ निम्न है, जिसमें काव्य संग्रह में समय के शहर में, बीजाक्षर, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, दूब धान। इनका उपन्यास है पर कौन सुनेगा, मन कृष्ण मन अर्जुन, अवान्तर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा और तिनका तिनके के पास। इनका एक कहानी संग्रह भी है, प्रतिनायक। इनकी कविताओं का अनुवाद विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। इन्होंने जो हिंदी में रचना की है उनका विदेशी भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान आदि से ये पुरस्कृत हैं। बच्चों, अभी हम अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार अनामिका का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर रहे थे। अब हम कविता की ओर चलेंगे। कविता का शीर्षक है अक्षर ज्ञान, यानी अक्षर का ज्ञान होना। अक्षर ज्ञान में क्या अंतर्निहित भाव हैं उसे हम इस कविता में देखेंगे। आप सभी जितने भी बच्चे हैं, आप जब अपनी पढ़ाई शुरू किए होंगे तो पढ़ाई की शुरुआत के समय ही आपको अक्षर का ज्ञान प्रारंभ किया गया होगा। सर्वप्रथम पढ़ाई के क्रियाकलाप में जो प्रथम क्रिया होती है वह अक्षर ज्ञान की होती है। हम वहीं चलते हैं, इस कविता के माध्यम से देखते हैं। चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा। बच्चों, क ख ग घ जो व्यंजन है उसको लिखने की बात हो रही है और इस कविता में एक माँ बोल रही है, बेटे की पीड़ा को, बेटे की कठिनाई को वह देख रही है
कि चौखट में नहीं अटता है क। चौखट क्या है? स्लेट, जिसे आप पाटी भी कहते हैं। उसकी एक सीमा होती है और उसके आगे चौखट नुमा कुछ बना हुआ होता है। तो बेटा जब क लिखना चाह रहा है तो उसके उस पाटी पर, उस स्लेट पर क सही रूप में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो माँ कह रही है कि चूँकि क से कबूतर होता है, बच्चों को क से कबूतर की पहचान कराई जाती है अक्षर को जानने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए अधिकतर क से कबूतर ही पढ़ाया जाता है। तो चूँकि क कबूतर का प्रतीक है, क से कबूतर होता है, तो चूँकि कबूतर का जो स्वभाव है वह स्वभाव इसके अक्षर में भी आ गया है और वह फुदक जाता है। कबूतर एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वह दाना चुगता है और फुदकता रहता है। तो यहाँ भी जब बेटा क लिख रहा है तो वह कबूतर की भांति फुदक जा रहा है, यानी क के सही आकार उसके स्लेट पर नहीं आता है, वह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। और अव्यवस्थित होने का कारण यही है कि वह कबूतर के स्वभाव उसमें आ गए हैं। आगे है, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में। क बच्चों, क अक्षर जिस तरह उसके स्लेट से फुदक गया है, उसका ख भी, अगला अक्षर क के बाद जो ख होता है वह भी पंक्तियों पर ठीक ठीक नहीं बैठ पाता है, वह आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि ख में भी खालिश बेचैनी है। एक खड़हा, ख से खड़हा या खरगोश जो है वह हमेशा उसके अंदर चंचलता के भाव होते हैं। खरगोश हमेशा चौकन्ना रहता है अपने दोनों कानों को खड़ा करके। जरा सी आहट हुई वह दौड़ उठ पड़ता है। तो चूँकि ख से खरगोश बच्चे पढ़ते हैं, खरगोश के स्वभाव ख में आ गया है और वह ठीक से बच्चा उसको नहीं संभाल रहा है, वह पंक्ति से उतर जाता है नीचे की ओर, यानी ख भी जो है अव्यवस्थित हो जाता है, वह सही आकार नहीं ले पाता है। पढ़ने की उसकी इच्छा है, वह प्रयत्न कर रहा है, उसकी कोशिशें हो रही है, लेकिन क्या हो गया, उसका अक्षर जो क है वह भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ख जो है वह भी पंक्तियों से कुछ नीचे उतर गया है। अब ग की क्या स्थिति होती है हम लोग आगे देखते हैं। गमले सा टूटता हुआ उसका ग और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। बच्चों, यहाँ भी पूर्व की ही स्थिति है। चूँकि गमला जो सुंदरता के लिए लोग अपने घरों में रखते हैं या घर के बाहर रखते हैं, फूल के पौधे लगा करके, उसकी आयु बहुत दिनों तक की नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद वह टूट जाता है। गमले का स्वभाव है कि कहीं ना कहीं से टूट जाना, और वही स्वभाव यहाँ पर ग में भी आ गया है। तो ग भी जो है उसका ठीक ठाक नहीं होता है, आड़ा तिरछा हो ही जाता है। और घ से तो घड़ा होता है, घड़ा के नीचे अगर कुछ नहीं डाला जाए तो घड़ा समतल भूमि पर टिक नहीं सकता है, उसे नीचे टिकाने के लिए कुछ सहारे की ज़रूरत होगी।
तो घड़ा का स्वभाव है लुढ़क जाना, तो इसका घ भी लुढ़क गया है। यानी जो बच्चे अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनका न क सही हो रहा है, न ख के आकार सही हो रहे हैं, ग और घ भी ठीक नहीं हो रहे हैं। यानी अक्षर उसके विकृत हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। क्या टेढ़े मेढ़े अक्षर को अक्षर कहा जाएगा? कदापि नहीं। लेकिन जो बच्चा है, जो शिशु है, वह अभी अभी यह ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उसकी कोशिशें लगातार हो रही है। वह क के फुदक जाने पर रुकता नहीं है, वह ख भी लिखता है, ग भी लिखता है, घ भी लिखता है। क के टेढ़े मेढ़े हो जाने के बाद ख भी उसका गड़बड़ाता है, ग की भी स्थिति वैसी ही होती है और घ भी घड़े जैसा लुढ़क जाता है। लेकिन वह हार नहीं माना है। एक बच्चे की जो कोशिशें हैं, वहाँ कविता में यह दृष्टिगत होता है कि बच्चा अपनी कोशिश को जारी रखे हुए है। क के अच्छे नहीं होने पर उसमें रुकावट नहीं हो रही है, उसमें गति है, वह आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते हुए इसी वर्ग के, क वर्ग के अंतिम अक्षर, 5वां अक्षर पर वह पहुंचता है जो ग है। तो हम देखते हैं कि ग लिखने में उसकी क्या स्थिति होती है। ग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है ग। ग के ड को वह समझता है माँ और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। बच्चों, हमने आपको बताया कि जो बच्चा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहा है वह हार नहीं मान रहा है। उससे अच्छे ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, अक्षर उसके गड़बड़ा रहे हैं, फिर भी वह एक अक्षर पर नहीं रुकता है। क के बाद ख, ग, घ भी लिखता है वह, लेकिन ये 5वें अक्षर पर आकर के वह थमकता है, रुक जाता है। और रुकता क्यों है? क्या वह अक्षर उससे नहीं लिखे जाएंगे? क्या वह उसको टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं लिख पाएगा? लिखेगा, लेकिन जब वह ग को ठीक से देखता है तो उसे लगता है कि जो ग में ड है वह माँ है और उसमें जो बिंदु है वह बेटा है, माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा। उसे लगता है कि वह खुद ही अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ है। और माँ की गोद में बैठना कितना सुखदायक होता है। माँ की गोद में कितनी चिर शांति होती है। एक बच्चे के लिए माँ का गोद कितना सुरक्षित होता है, यह आप सब समझते होंगे। और माँ की गोद में बैठने का आनंद आप सभी ले चुके होंगे। और इसलिए उस आनंद का यहाँ बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके सब माँ की गोद में बैठने का सुख भोग चुके हैं। तो भोगा हुआ यथार्थ बहुत ज़्यादा उसके विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे की रुकावट ग पर आकर के इसलिए होता है कि वह उस आनंद का स्मरण करने लगता है और वह बहुत ही
लगातार उसे देखते रह जाता है कि गांव में द माँ है और माँ की गोद में बैठा हुआ वह बिंदु बेटा है। यह उसे काफ़ी खुशी प्रदान कर रहा है, इसलिए वह उस अक्षर को बिल्कुल भी नहीं लिखता है, बल्कि वह उस आनंद में डूब जाता है और उस सुख की अनुभूति करने लग जाता है। हम आगे देखते हैं। माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। बच्चों, पहले जो अक्षर वह लिख रहा था उसमें केवल अक्षर सीखने की वहाँ प्रवृत्ति थी, लेकिन यह जो पांचवा अक्षर है गा, इसमें अक्षर को सीखने के साथ साथ इसकी भावनाएं भी समाहित है और यह उसमें उस अक्षर में एक नया स्वरूप को देखता है। इसीलिए यह जो गां है, जो माँ और बेटा है, वह उससे सधता नहीं है और वह उसको जब वह लिखना चाहता है तो लिखने की उसकी लगातार कोशिश होती है। बच्चों, हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि अक्षर सीखने वाला कविता में जो बेटा है वह हार मानने वाला नहीं है, वह थकने वाला नहीं है, वह आगे बढ़ने वाला है। क के ठीक नहीं होने पर वह ख लिखता है, ग लिखता है, घ लिखता है। ग पर आने के बाद उसके अंदर की भावनाएं स्पंदित होती है, लेकिन वह वहाँ पर भी विराम नहीं लेता। वह अनवरत कोशिश करते रहता है, अनवरत कोशिश करते रहता है और वह उसकी लगातार हो रही कोशिश में उस अक्षर में उसने जो एक नए चेहरे को देखा है, एक वहाँ पर जो उसने उस अक्षर को मूर्त रूप दिया है, वह उससे संभल नहीं पाता है और उसके आँख से आंसू निकल आते हैं। ये आंसू अक्षर न लिखने के आंसू हैं, लेकिन माँ और बेटे का एक साथ बैठने का जो सुख है, उस सुख के भी आंसू हैं। क्योंकि वह चाहता है कि जिस सुख को उसने भोगा है या जिस दृश्य को उसने स्थापित किया है, उसका साकार रूप वह अपने स्लेट पर वह कर दे, और वह नहीं कर पाता है, इसलिए उसके आंसू छलक जाते हैं। आगे देखते हैं। पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। बच्चों, ये आंसू जो छलके हैं वो उसकी विफलता के आंसू हैं कि उसने जो एक चित्र खींचा है, एक स्वरूप को गढ़ा है, उसका वह साकार रूप नहीं दे पाया है। माँ और बेटे के इस मिलन से बनने वाले चित्र को वह साकार नहीं कर सका है, यह उसकी विफलता है। वह पहले भी विफल हुआ है, लेकिन पहली विफलता पर उसके आंसू नहीं निकले हैं। वह कोशिश करते रहा है, लेकिन यहाँ लगातार कोशिश करने के बाद भी आंसू छलक पड़े हैं, यह उसकी विफलता है। और कवित्री का कहना है कि पहली विफलता पर छलके ही जो आंसू हैं, वही शायद सृष्टि के विकास की कथा है, उसका प्रथम अक्षर है, वह ज्ञान है। बच्चों, कविता के अंदर इन निहित भावों को हम लोगों ने देखा।
और कविता के अंत में कवित्री शायद शब्द का प्रयोग कर रही है। शायद क्या है? एक अव्यय है। इस अव्यय का प्रयोग कवित्री इसलिए यहाँ पर कर रही हैं कि वो संभावना व्यक्त कर रही है कि विकास का जो क्रम आगे बढ़ा वह विफलता के मार्ग से होकर के ही चला था। प्रारंभ में सृष्टि के विकास के क्रम में जब हम विकास के पथ पर अग्रसर हुए थे तो हमें सफलता ही नहीं मिली होगी, बल्कि मनुष्य असफल भी हुआ होगा और उसी असफलता से उसने सफलता की सीढ़ियों का निर्माण किया होगा। यह संभावना शायद शब्दों के माध्यम से किया गया है और साथ ही यह बतलाया गया है कि विफलता ही सफलता की मंजिल को छूने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति दुगने तिगुने उत्साह से उस ओर अग्रसर होते हैं। बच्चे के जो आंसू छलके हैं वह आंसू एक दिन अक्षर की सुंदरता को गढ़ेगा। खूबसूरत मोती जैसे अक्षर उसके होंगे, क्योंकि वह केवल सीखा नहीं है बल्कि उसको उस अक्षर को समझने का भी प्रयत्न किया है और उसकी समझ यहाँ विकसित है और वह विकसित भावना यह बताती है कि वह अक्षर को अक्षर ही नहीं समझ रहा है बल्कि अक्षर को माँ और बेटा भी समझ रहा है ना। यह बच्चे की जो समझ है उस समझ में मौलिकता है, वह उसकी खास उपज है, वो बताया उसे नहीं गया है। बच्चों, आप प्रायः जो प्रारंभ की किताबें होती है उसमें क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घड़ा तो आपने पढ़ा है, लेकिन गांव का घर जो होता है वो खाली होता है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। शिक्षक भी बच्चे को गांव का घर खाली कह करके ही पढ़ाते हैं और गांव का घर खाली इसलिए बच्चों बजाओ ताली, ये परंपरा चल रही है। लेकिन यहाँ जो बच्चा सीख रहा है यह सीखने के क्रम में गांव के घर को खाली नहीं समझ रहा है, वह उसकी बारीकियों को पहचाना है, समझा है और मान लिया है कि यह ड माँ है और माँ की गोद में बैठा हुआ वह बिंदु बेटा है। यह इसकी कल्पना शक्ति, उच्च कल्पना शक्ति का द्योतक है और उसके आज आंसू छलके हैं। वह एक दिन मंजिल पर पहुंचेगा, मोती जैसे उसके अक्षर होंगे। बच्चों, इस कविता में पूरी कविता पर एक बार हम दृष्टिपात करते हैं तो हम देखेंगे कि इस कविता में 3 तरह की उपस्थितियां हैं। पहली उपस्थिति जिसमें बच्चा जो है वह अक्षर सीखने का प्रयत्न कर रहा है और अक्षर उससे अच्छे नहीं हो रहे हैं, बावजूद भी वह कोशिश कर रहा है। दूसरा कि वो 5वें अक्षर गांव पर जब पहुंचता है तो वहाँ पर वह थमकता है और उसको वह एक नया मूर्त देता है। यह उसकी दूसरी उपस्थिति है कविता में, जिसको लिखने के क्रम में अनवरत कोशिश के बाद भी वह लिख नहीं पाता है और उसके आँख से आंसू छलक आते हैं। कविता की यह दूसरी उपस्थिति। पहली उपस्थिति में अक्षर ठीक नहीं होने के बावजूद भी अनवरत कोशिश करना, दूसरा अनवरत कोशिश करने के बाद भी नहीं लिखने पर आंसू का छलक जाना, और तीसरी उपस्थिति
जो कवित्री यहाँ पर कर रही है, एक निष्कर्ष निकाल रही है कि सृष्टि का जब विकास हुआ होगा तो शायद उस समय भी विफलता के आंसू छलके होंगे और सृष्टि का विकास क्रम जो है विफलता के मार्ग से होकर के प्रशस्त हुआ होगा। यह 3 तरह की उपस्थितियाँ इस कविता को काफ़ी रोचक बनाती है, सशक्त बनाती है। इस प्रकार से इस कविता में अक्षर सीखने के बहाने एक बच्चे का क्या मनोविज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान क्या है, उसको कवित्री ने चित्रित करने का यहाँ पर प्रयास किया है। यह प्रयास सफल प्रयास है कि बाल मनोवैज्ञानिकता यहाँ पर दृष्टिगत होता है कि एक बच्चे के अंदर का मनोविज्ञान क्या है। बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने आपके बचपन की बात की, आपकी माँ की भी बात की, माँ की गोद की भी बात की इस कविता के माध्यम से। तो इस कविता की सुंदरता को जरा देख लें, हम लोग काव्य सौंदर्य को देखेंगे। इस कविता का काव्य सौंदर्य है कि बाल मनोविज्ञान का चित्रण। पूरी कविता में अक्षर सीखने के बहाने बच्चे का जो मनोविज्ञान है, एक बच्चे के अंदर का जो मनोविज्ञान होता है, उसको बताया गया है। चित्रात्मक शैली है। आप एक एक पंक्ति को जब पढ़ेंगे तो आपको अपने बचपन की याद ताजी होती रही होगी कि किस प्रकार मास्टर साहब आपके जब बच्चे थे तो उस समय आपको पढ़ाते थे क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घड़ा, अंग का घर खाली, बच्चों बजाओ ताली, है ना। इस ढंग से आपको पढ़ाए होंगे, यह चित्र आपके अंदर उभरता रहा होगा। बिंब, प्रतीक और रूपक का प्रयोग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आप पढ़ते हैं कविता को और आपकी कल्पना शक्ति कहाँ पर जा रही है। यह बहुत ही सुंदर बिंब इस कविता में इसकी स्थापना हुई है और प्रतीकों का भी प्रयोग है। प्रतीक के माध्यम से क्या है, अक्षर सीखने सिखाने के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को बताया गया है उसको। और ग में ड को माता मान लेना, बिंदु को गोद में बैठा हुआ बेटा मानना रूपक है यहाँ पर। यानी इस कविता में बिंब, प्रतीक और रूपक का प्रयोग हुआ है। और भाषा तो बिल्कुल सरल भाषा है जो आपके मर्म को छू रहा है, आपको आह्लादित कर रहा है, आपको तरंगित कर रहा है। और कविता में एक प्रवाह है। हम पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है न, फुदक जाता है ख, खड़े की खालिस बेचैनी। यह इसके अंदर की एक प्रवाह है जिसको हमने देखा। तो यह अभी हम अक्षर ज्ञान के काव्य सौंदर्य को देख रहे थे और इस कविता के से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। कविता में अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? संघर्ष, खेल, शिक्षा, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यह एक संघर्ष भी है, सीखने का यह खेल भी है और यह शिक्षा है। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कविता में अक्षर ज्ञान की कठिनाई को किस रूप में दर्शाया गया है? एक चुनौती, एक बाधा, एक खेल, एक अवसर। इसका उत्तर होगा एक चुनौती। बच्चा इसको चुनौती के रूप में लेता है और आगे लिखते रहता है स्नेह स्नेह। चलिए आगे देखते हैं। कविता में अक्षर ज्ञान का क्या अर्थ है? शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, कहानी का ज्ञान। उत्तर होगा अक्षरों का ज्ञान। बच्चा अक्षर सीख रहा है। अक्षर के बहाने बाल मनोविज्ञान को हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में चौखट शब्द का क्या अर्थ है? दरवाज़ा, खिड़की, दीवार, घर। इसका उत्तर होगा दरवाज़ा। आपने स्लेट में अगर लिखा होगा, जिसको पाटी भी कहते हैं, तो पाटी के चारों ओर काठ का एक लगा हुआ होता है वर्ग आयताकार नुमा,
तो उसको क्या कहते हैं, चौखट। जिस तरह से घर में चौखट होते हैं उसी तरह वह चौखट होता है, दरवाजे में जो चौखट होता है वही है। तो कविता में चौखट का अर्थ है एक दरवाज़ा, जहाँ वह जिससे उसके अक्षर इधर से उधर होते जा रहे हैं। आगे का प्रश्न है, कविता में अक्षर ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? अक्षर ज्ञान को कौन प्राप्त कर रहा है? शिक्षक कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, या उपरोक्त सभी के सभी कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चा। एक बच्चा है, वह अक्षर का ज्ञान कर रहा है। प्यारे बच्चों, हमने कविता की व्याख्या को समझी, कविता के सौंदर्य को देखा और कविता से जुड़े हुए हमने प्रश्नों को भी देखा। उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी कविता समझ में आ गई होगी और आपका भरपूर मनोरंजन भी हुआ होगा। साहित्य की कविताएं ऐसी ही आह्लादित करने वाली होती हैं, तो आप सबके सब मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।